नमस्कार दोस्तों, सिविल्स लक्ष्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और लंबे अरसे के बाद आज हम मिल रहे हैं। क्लास नहीं डालने का मुझे थोड़ा मलाल भी है और इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ आपसे। क्लास नहीं डालने का रीज़न जनरली पता होगा ज़्यादातर लोगों को कि अब मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था कि मेरी जूनियर अकाउंटेंट की ट्रेनिंग थी, तो 35 दिन की उस ट्रेनिंग में चला गया था, तो वहाँ मुझे इसके लिए वक्त नहीं मिल पाया। और फिर मैंने वहाँ से क्लास डालने का प्रयास भी किया था एक दिन, लेकिन मुझे वो एफिशिएंसी नज़र नहीं आई, तो फिर मैंने ड्रॉप आउट कर लिया था ये आइडिया कि नहीं, हम वहाँ जाके अच्छे से वापस कर लेंगे। और क्योंकि अभी वैकेंसी में भी वो डिले दिख रहा है, तो इस डिले को देखते हुए मैं कि अपन अच्छे से आराम से वहीं से अपने घर से ही अच्छे से इसको कंटिन्यू करेंगे, ये सोच के मैंने इसको क्लास को आज के लिए रखा है। 5 को आ गया था वहाँ से और आज 2 दिन हो गए हैं, क्योंकि 2 दिन रेस्ट करने में लग गया। और एक मोटिवेशन की बात आपको बता सकता हूँ कि जॉब लगने के बाद बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ अच्छी होती है, जिसमें एक सबसे अच्छी चीज़ है ट्रेनिंग। क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड ऐसा पीरियड है जहाँ पे हम काफ़ी लोगों से मिलते हैं, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है और दुनिया को देखने का एक नया नया नज़रिया हमें वहाँ मिल पाता है। तो इसलिए जॉब लगो, ट्रेनिंग में जाओ, मस्ती मज़े करो, उसके बाद आपको काफ़ी नया महसूस होगा, अलगपन महसूस होगा अपने व्यक्तित्व के अंदर। तो इसके लिए हमें मेहनत करनी है और आ जाते हैं हम अपने पार्ट बी पर। और ईओआरओ के लिए हम जमकर मेहनत करेंगे और पार्ट बी अपने अंडर में रहेगा, पक्की बात है। तो इसी के साथ आज हम धारा 20 से कवर 120 से स्टार्ट करते हैं। 119 तक अपन ने अच्छे से कवर कर लिया था, 120 से स्टार्ट करते हैं आज, जिसके अंदर धारा का नाम है सबसे पहले कर मूलतः किससे उद्ग्रहित है। मतलब जो हम टैक्स की बात कर रहे थे पहले कि भाई टैक्स निर्धारक कौन होगा, निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, उसकी सूचना कैसे दी जाएगी, ये सारी बात मैंने आपको बताई थी। अब इसमें यह है कि जो टैक्स है वो मेनली लिया किस किस से जा सकता है, कौन कौन टैक्स के लिए दायी होता है, कौन उसके लिए उत्तरदायी होता है। तो देखो, अगर कोई भवन है या कोई भूमि है तो उसका जो वास्तविक अधिभोगी होगा, अधिभोगी का मतलब मैंने आपको समझाया था कि जो उस चीज़ का यूज कर रहा है, अधिभोग कर रहा है, उपयोग कर रहा है, उसे क्या कहते हैं, अधिभोगी कहते हैं। तो रियल अधिभोगी यानी कोई भवन या भूमि है, उसका जो वास्तविक अधिभोगी है, या तो उससे टैक्स वसूला जाएगा, या वो खुद मालिक भी हो सकता है, या मालिक ने किसी को लीज पे दे रखा है, तो लीज वाला व्यक्ति है उस टैक्स का के लिए उत्तरदायी होता है। देखो ये अगले वाले में लिखी है बात, यदि संपत्ति पट्टे पर दी गई है तो जिसको पट्टे पर दी गई है, जिसने लीज पर लिया है, वो लीज वाला बंदा उस टैक्स के लिए उत्तरदायी होता है। फिर यदि संपत्ति उप पट्टे पर दी गई, मान लो मैंने अपनी ज़मीन किसी एक ए व्यक्ति को दी, किस पे, रेंट पे समझ लो, या लीज पर दी है, और इस ए वाले ने उसमें से, मान लो इसने पूरी बिल्डिंग ली थी और उसमें से एक कमरा था, उस कमरे को किसे दे दिया, एक बी व्यक्ति को दे दिया। तो जो ये उपट्टे पर दे दिया भाई, इसने इसको रेंट पे दिया, इसने इसको रेंट पे दे दिया, क्या हो गया, उपट्टा हो गया। ठीक है, सब लीज हो गई। तो सब लीज पे दिया है, तो उस कंडीशन में टैक्स के लिए उत्तरदायी बी नहीं होगा, टैक्स के लिए उत्तरदायी ए ही रहेगा। आगे समझ में, वरिष्ठ उपट्टेकर्ता, वरिष्ठ पट्टाकर्ता मतलब जो ऊपर जस्ट स्वामी के जस्ट बाद जो आता है उसे ही टैक्स के लिए उत्तरदायी समझा जाएगा, उसके बाद वालों को नहीं समझा जाएगा। ये बात अच्छे से समझ लेनी है। ठीक है, यदि संपत्ति को पट्टे पर नहीं दिया गया है तो जो पट्टे पर देने के लिए हकदार व्यक्ति यानी जो स्वामी है, पट्टे पर हकदार कौन होगा, स्वामी होगा। भाई मेरी ज़मीन कोई और लीज पर दे नहीं सकता, मैं ही दे सकता हूँ। तो इस इनडायरेक्टली कहता है ये कि स्वामी ही क्या करेगा, टैक्स दे सकता है। अब समझ में आया क्या बात है। सिंपल ये चीज़ याद रखनी है कि भाई टैक्स है किस किस से लिया जा सकता है, या तो स्वामी खुद हो, भाई उस भूमि या भवन का स्वामी है तो उससे टैक्स लिया जा सकता है। जो उसका रियल में यूज कर रहा हो, भाई यूज करने वाले व्यक्ति से ही लिया जाएगा। ठीक है, अब मान लो उसने पट्टे पे दे रखी, लीज पे दे रखी है, तो पट्टा जिसने ले रखा है उसको दिया जाएगा, और इस पट्टे वाले ने किसी और को पट्टे पे दे रखी है सॉरी, उप पट्टे पे दिए, तो उप पट्टे पे दिए तो उस कंडीशन में भी पट्टा करता ही देगा, यानी इस वाले बंदे के ऊपर टैक्स की बाउंडेशन नहीं रहती है। ठीक है, और यदि ये सारी कंडीशन ही नहीं है तो उस कंडीशन में कुछ कौन देगा टैक्स, तो जो पट्टा कोई ज़मीन को पट्टे पे देने का हकदार होगा, तो ये स्वामी भी हो सकता है। एक और चांस बनते हैं इसमें, कौन से, एक आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पहले बताया, अगर किसी ज़मीन का किसी को ट्रस्टी घोषित कर दिया जाता है, क्या ट्रस्टी वाली कंडीशन इसके अंदर अप्लाई हो जाती है। अगर किसी को ट्रस्टी बना दिया गया है, या उसके पावर ऑफ अटर्नी दे दिए थे, पावर ऑफ अटर्नी दे दिया गया है, पीओए, पावर ऑफ अटर्नी दिया हुआ है, तो तीनों ही कंडीशन में क्या हो जाता है, उनको टैक्स, उन पर टैक्स लगने की कंडीशन पैदा हो जाती है। आई समझ में। तो ये क्या हो जाता है हमारा
भाई टैक्स किससे वसूल किया जाएगा, किस किस से टैक्स लिया जा सकता है। ये वाली बात समझ में आ गई आपको, आगे चलें। ठीक है, देय व्यक्ति कर नहीं देता, अगर मान लो जिसको टैक्स देना है और वो टैक्स नहीं दे रहा है तो क्या होगा, तो उस टाइम पे जब मान लो मैंने अपना भवन है, मेरा जयपुर में कोई प्लॉट है, उसमें मैंने इसे छोटी सी कुटिया बना रखी है और उसको क्या दे रखा है, रेंट पे दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे ऊपर टैक्स आना था, मेरे पे टैक्स आना था भाई, मेरे को टैक्स देना है, लेकिन क्या होता है मैं टैक्स नहीं देता हूँ, तो सरकार क्या करेगी, इस जिसने रेंट पे ले रखा है ना उससे तो टैक्स ले लेगी, भाई तू टैक्स दे दे। और क्या करना है तेरे को, अगली बार जब तू अपना किराया चुकाए, अगली बार जब तू अपना किराया देगा ना, उस किराए में से ये टैक्स की रकम को काट लेना। आई समझ में, टैक्स की रकम को काट कर दे देना। अपन नहीं करते कि भाई मकान वाले करता है कभी कभी कि हाँ तू सही करवा लेना उसको और जब अगला किराया दे तब उसमें से काट लेना, वैसी बात है ये भी। ठीक है, तो दायी व्यक्ति अगर टैक्स नहीं देता है तो उस कंडीशन में भवन या भूमि का अधिभोगी से वसूल किया, अधिभोगी मतलब जो उसका उपयोग कर रहा है उस टाइम पे, उससे वो वसूल किया जाएगा। लेकिन यदि अधिभोगी तो अगले किराए में से वसूली की जाएगी, तो उसे क्या कहते हैं, जब वो कंडीशन बनाते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिट ऑफ अकाउंट। उसे क्या कहते हैं कि भाई अधिभोगी कहाँ से देगा, वसूल कहाँ से करेगा पैसा, तो स्वामी से वसूल करेगा। किस रूप में करेगा, क्रेडिट ऑफ अकाउंट, मतलब ये से समझा जाएगा कि अधिभोगी ने स्वामी को क्या दिया है, क्रेडिट लोन दिया है एक तरह से, और उस लोन को कहाँ से चुकलवाएगा वो जो अगला किराया देने वाला होगा नेक्स्ट मंथ का, उस किराए में से काट के चुका लेगा। ठीक है, ओके डन, आगे चले, समझ में आ गया। तो 120 में क्या क्या पढ़ा कि सिंपल है कि टैक्स किस पे वसूल किया जाएगा, तो या तो स्वामी से वसूल किया जाएगा या फिर किसी को लीज पे दे रहेगा तो लीज जो लीज लिए है पट्टा करता उससे लिया जाएगा। अगर लीज वाले ने किसी और को लीज पे दे दिया तो उस कंडीशन में जो वरिष्ठ जो सबसे ऊंचा होगा उस बंदे से टैक्स वसूल किया जाएगा। और अगर तीनों ही कंडीशन नहीं बनती है तो जो लीज पर दे सकता है, जिसको लीज पर देने का अधिकार है, उस व्यक्ति से क्या किया जाएगा, टैक्स वसूल किया जाएगा। आगे खत्म। अगर मान लो वो टैक्स नहीं देता है, अगर कर नहीं देता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो जो उस टाइम पे उस ज़मीन का या फिर उस भवन का यूज़ कर रहा है उस बंदे से टैक्स ले लिया जाएगा, और जो अगली बार जब वो अपना किराया देगा उस किराए में से उसको डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। ठीक है, आगे चले, चलो आ जाते हैं 121। ये क्या है, कराधान से संबंधित अपीलें। किससे संबंधित, कराधान से, टैक्सेशन से संबंधित। अगर टैक्स से संबंधित कोई भी अपील करनी है, किससे रिलेटेड, कर निर्धारण करने में कोई गड़बड़ हो गई हो, कर में कोई चेंज करना हो, या कोई मांग का नोटिस निकालना हो 130 के तहत, तो इन सभी के लिए अगर आपको अपील करनी है, तो अगर नगर पालिका नगर परिषद का मामला है तो आप अपील करोगे क्षेत्रीय उपनिदेशक को, और यदि नगर निगम का मामला है तो आप किससे करोगे, आयुक्त से, जो उसका आयुक्त होता है उससे क्या करते हो आप, शिकायत करोगे, अपील करोगे। ठीक है, 2017 से पहले किससे करते थे, कलेक्टर को, दोनों ही कलेक्टर को करते थे। भाई आप जाओ डायरेक्ट डीएम के पास और डीएम साहब को बोलो कि भाई साहब हमारे साथ गलत टैक्स वसूल कर लिया गया है, या गलत टैक्स में चेंज कर दिया गया है, या गलत तरीके से हमें मांग का नोटिस जारी कर दिया गया है। तीनों कंडीशन, भाई टैक्स गलत तरीके से निर्धारित कर दिया गया है, टैक्स में चेंज किया है वो गलत है, ये जो मांग का नोटिस है वो मेरे को गलत दे दिया गया है, तो उस कंडीशन में 2017 से पहले तो डीएम साहब के पास जाते थे। 2017 के अंदर रूल चेंज किया गया और उसके बाद नगर पालिका और नगर परिषद वाले जाते हैं क्षेत्रीय उपनिदेशक के पास, और जो नगर निगम वाले होते हैं वो सीधे आयुक्त के पास चले, कमिश्नर के पास चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जाता है 121। आ जाते हैं हम धारा नंबर 122। ये क्या है, परिसीमा और दावाकृत कर का पूर्व निक्षेप। ये क्या होता है, मान लो आप कभी भी अपील करोगे ना, उससे पहले कुछ कंडीशंस आपके ऊपर लगाई जाएगी। क्या क्या कंडीशन होती है, देखो, पहले तो ये अपील करने से पूर्व जमा निक्षेप राशि। आपको क्या होता है, मान लो आपने 1 लाख रुपए का कोई टैक्स वसूल करना था आपके ऊपर। ठीक है, आप मतलब ऐसा आप कह रहे हो कि ये 1 लाख का टैक्स हमारे पे गलत ले लिया गया, हमसे गलत लिया गया है, तो अगर आपको अपील करनी है ना, तो आपको इसका 25% यानी 25,000 रुपये क्या करना पड़ता है, एक तरह जमानत राशि जमा करानी पड़ती है। कैसी, जमानत राशि के रूप में जमा कराना होता है। देखो, अपील करने से पहले जमा निक्षेप राशि, डिपॉजिट जो मनी होती है, दावागत रकम का, जितने आप रकम की दावा कर रहे हो, जैसे आपने 1 लाख का किया तो 25,000, 25% यानी 25,000 रुपये जमानत राशि के रूप में कहाँ करानी होती है, नगर पालिका के कार्यालय में जमा करवानी होती है। उसके बाद ही आपकी अपील सुनी जाती है, उससे पहले आपकी अपील सुनी नहीं जाएगी। और अपील करने की समयावधि क्या है, 30 दिन के भीतर। अगर आपके साथ कोई भी वाद होता है, कोई मामला होता है, तो आपको 30 दिन के अंदर वो अपील करनी होती है। तो 2 कंडीशन याद रखनी, क्या क्या, अगर आपको अपील करनी है तो जितने रुपए की अपील कर रहे हो उसका 25% आपको क्या देना होगा, जमानत राशि के रूप में देना होगा, और 30 दिन के भीतर आप अपील कर सकते हो, उसके बाद अपील नहीं कर सकते। आगे समझ में, बस ये 2 चीज़ याद रखनी। 122, तो 121 और 122 किससे रिलेटेड है, अपील से रिलेटेड है। इसमें तो है 30 दिन वाला मामला और 25% राशि,
यही है। और इसके अंदर 121 में क्या है, किस किस को कर सकते हैं, अगर नगर पालिका है और परिषद है तो इस कंडीशन में तो करोगे आप क्षेत्रीय रीजनल उपनिदेशक को, ठीक है। और इधर किसको करोगे, अगर नगर निगम है तो उस मामले में आयुक्त को, कमिश्नर को करते हो, ठीक है। ये दो बात पढ़ी अपन ने। फिर आ जाते हैं धारा नंबर 123 में, खर्चा। तो अपीलार्थी का अपील में हुआ जो भी खर्चा होगा, अपील के दौरान जितना भी खर्चा होता है ना उसका, तो वो कौन दिलाएगा, तो अपील का विनिश्चय करने वाला जो भी अपील से संबंधित अधिकारी होता है वो आपको ये खर्चा दिलवाएगा। और कितना दिलवाएगा ये उसके ऊपर डिपेंड है, उसके मन के ऊपर, उसके दिमाग में, उसकी बुद्धि व विवेक पे ऊपर है कि वो कितना भी आपको पैसा दिलवा सकता है। कहाँ से मिलेगा ये सारा पैसा, तो ये सारा का पैसा नगर पालिका से मिलेगा और 30 दिन के भीतर भीतर आपको दिया जाएगा। अगर नहीं मिलता है, अगर नगर पालिका देने से मना करती है तो जो अपील अधिकारी है, खर्च दिलाने वाला जो अधिकारी है, वो ऑर्डर निकालेगा और जो नगर पालिका निधि की अभिरक्षा करता है, जो उसको संभाल के रखता है, उसको बोलेगा कि भाई साहब भुगतान कर, पेमेंट कर, और उसे पेमेंट करना ही पड़ेगा। आई समझ में, क्या बात समझ में आई, तो देख लो भाई अपील वाला मामला समझ लो एक बार वापस सारा का सारा। भाई 121, 121 122 और 123 ये तीनों की तीनों अपील से संबंधित है। किससे संबंधित है, अपील से। इसमें तो बोला किस किस को कर सकते हैं, अगर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम है तो ये दोनों तो करते हैं क्षेत्रीय रीजनल डायरेक्टर को, ठीक है। फिर ये करता है आयुक्त को, कमिश्नर को। फिर इसमें क्या दे रखा है, 30 दिन के अंदर करनी है और 25% रुपये जमा करा दोगे निक्षेप राशि के रूप में तो काम हो जाएगा। और इसमें क्या आपको खर्चा वापस, जो अपील का खर्चा है वो दिलवाया जाएगा। कौन दिलवाएगा, अपील अधिकारी दिलवाएगा। कितने दिनों का भीतर, 30 दिन के भीतर। कहाँ से, नगर पालिका से दिलवाएगा। कितना दिलवाएगा, इसके विवेक के अनुसार दिलवाएगा, ठीक है। और नहीं दिया तो क्या करेगा, ये ऑर्डर निकालेगा और जो नगर पालिका निधि का ध्यान रखता है, अभिरक्षक है, उसको बोलेगा और वो उसका पेमेंट करके देगा। आई समझ में सारी बातें। तो ये 121, 2, 3। फिर आ जाते हैं 124 पर। ये क्या है, कराधान के मामले में सिविल और दांडिक न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन। सीधी बात है कि अगर कर से, टैक्स से रिलेटेड कोई भी मामला है तो इसको आप कहाँ नहीं ले जा सकते, तो आप इसको कोई सी भी कोर्ट के अंदर नहीं ले जा सकते, ये याद रखना है बस। कराधान हो, कर निर्धारण हो, कर मूल्यांकन हो, कर को समाप्त करना हो, कर में कोई भी चेंज करना हो, इन सारी कंडीशन में किसी अन्य विधि या रीति से आक्षेप नहीं लगाया जाएगा, अन्य प्राधिकारी द्वारा आक्षेप नहीं लगाया जाएगा, सिविल व दांडिक न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अपील अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा, जो अपील अधिकारी है उसका निर्णय अंतिम होगा, लेकिन एक कंडीशन हो सकती है। देखो ये समझ लो कि भाई अपील अधिकारी वाला मामला हो गया ना, उसके बाद आप कहीं भी ऐसा नहीं कि अपील हो गई और उसके बाद भी आप कोर्ट में लेके जा रहे हो, नहीं। अपील हुई और अपील अधिकारी ने जो निर्णय दिया ना वो लास्ट है, इसका निर्णय वो लास्ट निर्णय होगा। आप इसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते, किसी भी तरह के कोर्ट में, ठीक है। लेकिन क्या हो सकता है, जो अपील अधिकारी का मूड बदल जाए तो ये क्या कर सकता है, या तो आप एप्लीकेशन दो, ये इसके खुद के मूड में जच गई स्वविवेक से कि यार मैंने फैसला लिया था थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो वो क्या कर सकता है, अपने फैसले को कितने दिन में, मूल आदेश या रिव्यू को लेकिन 3 माह के भीतर कितने दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर अंदर अपने फैसले को चेंज करने का अधिकार रखता है। आई समझ में कुछ बात, अपने फैसले को चेंज करने का अधिकार किसके पास होता है, अपील अधिकारी के पास होता है। आगे समझ में, तो 121, 122, 123, 124 आगे समझ में, चारों के चार। इसमें क्या है, अपील किस किस को होगी, तो रीजनल डायरेक्टर और इसके अलावा एक बताया था मैंने आपको कमिश्नर, ठीक है। इसमें बताया था 25% और 30 दिन, ठीक है। इसमें बताया था मैंने कि खर्चा दिलवाने के बाद किस किस से दिलाया जाएगा, 30 दिन के अंदर दिलाया जाएगा, नगर पालिका निधि से दिलवाया जाएगा। कौन दिलवाएगा, अपील अधिकारी दिलवाएगा। इधर कोर्ट में नहीं जाओगे, लेकिन 90 दिन के अंदर अपील अधिकारी क्या कर सकता है, इसका रिव्यू कर सकता है। क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। आगे समझ में, आगे चले। फिर आ जाते हैं 125 के अंदर, धारा 125। ये क्या है, व्यावर्तियाँ यानी उन्मुक्ति, छूट या गलती से माफ़ी। ये क्या है कि मान लो कोई भी टैक्स लेना था, ठीक है, कोई भी टैक्स की वसूली होनी थी और उस वसूली में क्या हुआ, कुछ लिखने में गड़बड़ हो गई, लेखन में कोई गड़बड़ हो गई या कोई छोटी मोटी गलती हो गई, तो उससे ऐसा नहीं कि पूरा टैक्स वाला सिस्टम है वो पूरा ही गलत साबित कर दोगे आप, उसे अविधि मान्य नहीं किया जाएगा। यानी लेखन या अन्य त्रुटि से उसे अविधि मान्य नहीं किया जाएगा। कर उद्ग्रहण जो वसूली की गई है उससे ऐसा नहीं हो जाएगा कि वो आपकी संपत्ति हो जाएगी। मान लो कोई ज़मीन है, उस पर आप टैक्स दे रहे हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ज़मीन आपकी है, क्योंकि टैक्स तो लीज वाला भी देता है, जिसके जो कोई ट्रस्टी है वो भी उसका क्या देता है, टैक्स देता है, ये भी टैक्स देते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ज़मीन उसकी हो गई, उसके बाप की थोड़ी है। आई समझ में, बाप की मतलब उसकी खुद की ज़मीन नहीं है वो, यानी टैक्स देने से ये पता नहीं चलता कि वो संपत्ति उसकी है, ठीक है। तो संपत्ति का हक नहीं समझा जाएगा, तो पूछा जाएगा तो ये ज़्यादा पूछने का चांस है कि भाई कर को संपत्ति का हक नहीं समझना किससे संबंधित है, तो धारा नंबर 125 से संबंधित। तो इसको थोड़ा अलग तरीके से याद रखना,
इसे याद रखने की, व्यवर्ती की जगह इसको ऐसे याद रखना, क्योंकि पूछने के चांस यहाँ पे अच्छे बनते हैं। ठीक है, कि टैक्स संपत्ति का हक नहीं समझा जाएगा। बात करते हैं धारा नंबर 126 की। ये क्या है? दायित्व प्रकट करने की बाध्यता। ये क्या होता है? तो नगर पालिका या मुख्य नगर पालिका अधिकारी या कर निर्धारक या नगर पालिका द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी, ये क्या कर सकता है? नगर पालिका में जो निवास करने वाले हैं उनको लिखित सूचना दी जाएगी। उसके अंदर क्या क्या बताएगा कि स्वामी का नाम क्या है, उसका पता क्या है, क्या स्वामी कर देने के लिए उत्तरदायी है, रकम जिस पर उसका निर्धारण होना है, ये सब बताएगा। अगर वो सूचना गलत देता है या नहीं देता है, दोनों ही कंडीशन में उसके ऊपर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। तो ये सब क्या है? कुछ नहीं होता, सिंपल यही है कि जो ये बंदे हैं कौन कौन से, नगर पालिका हो, चाहे सीएमओ हो, चाहे कर निर्धारक हो, चाहे नगर पालिका कोई भी अन्य अधिकारी, वो क्या कर सकता है? नगर पालिका निवासी है, उससे क्या करता है? सूचना मांगता है। किससे रिलेटेड? भाई अपनी सूचना दो, उसके हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, दो तरह से मैंने आपको पहले बताया था, एक जगह और बताया था कि सूचना मांगते हैं, वो बताया था मैंने कर निर्धारक के वाले मामले में। भाई कर निर्धारण होगा, उस मामले में सूचना मांगी जा रही है, ये भी उसी के मामले में ली जा रही है। लेकिन इसको सिर्फ कर निर्धारक नहीं ले सकता, इसको नगर पालिका भी ले सकती है, सीएमओ साहब जी ले सकते हैं, नगर पालिका को किसी को प्राधिकृत कर लिया किसी अधिकारी को तो वो भी ले सकता है। और ये लिखित सूचना लेगा, इसमें क्या क्या लेता है कि स्वामी का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो और क्या वह इस कर का दायी है, देने के लिए योग्य है नहीं है, और कितने रुपये देगा, अगर देना भी है तो उसका निर्धारण भी इसके माध्यम से किया जाता है। और अगर वो सूचना गलत देता है या फिर नहीं देता है, दोनों ही कंडीशन में उसके ऊपर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। आगे बात समझ में आपको? ठीक है, ये हो गई हमारे धारा नंबर 126। फिर आती है धारा 127। ये क्या है? करों को वसूलने का कर्तव्य। भाई टैक्स है, लगा तो दिए, अब उसको वसूल कौन करेगा? लेके कौन आएगा पैसा? तो वो लेके आने का काम होता है दो, मेनली एक ही है, सीएमओ याद रखना है, कुछ नहीं। सीएमओ का काम होता है किसका? मुख्य नगर पालिका अधिकारी का, या उसके द्वारा प्राधिकृत, उसको वो किसी और को ऑथराइज कर दे तो वो बंदा क्या कर सकता है? जो टैक्स लगाए गए हैं उनको कलेक्ट करने का, वसूल करने का अधिकार उसके पास आ जाता है। फिर बात करते हैं धारा नंबर 128। कौन सी? धारा 128। ये क्या है? कर के बिल का प्रस्तुत। भाई मान लो मेरे ऊपर, मेरा नाम सौरभ, तो मेरे ऊपर नगर पालिका ने कुछ टैक्स लगा रखे हैं, तो टैक्स ऐसा तो नहीं जाएंगे मुंह से मांग लेंगे हाँ भाई जी टैक्स दे दो, ऐसा तो है नहीं, राजा महाराजा वाला जमाना चल रहे नहीं। तो अब क्या होता है? नगर पालिका क्या करती है? एक बिल बनाती है। भाई ये बिल आपका किसका? जैसे अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वैसे टैक्स का बिल आता है कि भाई आपका ये वाला टैक्स है और इसका ये बिल है। वो बिल बनाते हैं, बिल बना के इसको देते हैं, सौरभ जी को देते हैं। ठीक है, और इस बिल को प्रस्तुत कैसे करता है? तो एक्ट के तहत वसूलने योग्य रकम हेतु बिल प्रस्तुत किया जाता है। नगर पालिका, ये तो हो गया। एक तरीका और हो सकता है, जैसे नगर पालिका ने कोई भवन या भूमि रेंट पे दे रखी है, तो उस अधिभोगी से भी किराया वसूलने हेतु भी बिल पेश किया जाता है। तो दो काम के लिए बिल पेश करती है नगर पालिका। अगर किसी से टैक्स वसूल करना है तो उसके लिए बिल पेश करती है, और नगर पालिका कोई बिल्डिंग है खाली, उसने किसी और को दे रखी है लीज पर, तो उससे भी क्या करती है? बिल डालती है उसको, और उसको बोलती है भाई साहब इसका पेमेंट कर दो। आगे समझो, उससे किराया वसूल करती है। तो दोनों ही हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा। जैसे कि नगर, इसका एग्जाम्पल दूँ इस वाले का, देखो कैसे होता है। आपने देखो तिब्बती मार्केट, ये क्या करती है? गवर्नमेंट बहुत सारी जगह ऐसे तिब्बती मार्केट, जैसे जयपुर के अंदर भी तिब्बती मार्केट बनाया हुआ है, उसमें दुकानें, उन दुकानों पे क्या करती है? तो उन दुकानों को रेंट पे दे देती है। और जब नगर पालिका फिर क्या करती है? नगर निगम है ना जयपुर में, तो नगर निगम इनको क्या देती है? बिल बना के देती है, भाई आपका रेंट हो गया इस महीने का ये है, और वो पेमेंट उनको ऑनलाइन करना होता है, जमा ई ग्रास के माध्यम से पेमेंट होता है इनका। आया समझ में? तो इस तरह से आप समझ सकते हो इसको। फिर आता है हमारा धारा 129, जो कि हमारे आज की अंतिम धारा है। ये क्या है? बिल के अंदर वस्तु, कि बिल के अंदर क्या क्या लिखा होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके अंदर देखो क्या क्या लिखता है। उसके अंदर लिखता है टाइम पीरियड। भाई ये 1 महीने का बिल है, या 4 महीने का बिल है, 2 महीने का है, साल भर का है, कितने दिन का बिल है, वो इसके अंदर लिखा होता है टाइम पीरियड। बिल की राशि क्या है? भाई 1000 रुपये का, 5000 रुपये, 1 लाख रुपये का, कितने रुपये का बिल है। इसके अलावा किस पर लगाया है? संपत्ति पर लगाया जा रहा है, उपजीविका पर लगाया जा रहा है, वस्तु पर लगाया जा रहा है, किस चीज़ पर लगाया जा रहा है, उससे संबंधित चीज़ बात बताई जाती है। फिर डिफॉल्टर ऑफ पेमेंट, संध्याय का व्यक्तिक्रम में उपगत होने का दायित्व। अगर मान लो आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते हो तो आपको क्या घोषित किया जाएगा? डिफॉल्टर घोषित किया जाएगा। डिफॉल्टर यानी कि आपने टाइम पे पैसे वसूल नहीं किए, तो वो वाली कंडीशन भी इसके अंदर दिखाई जाती है। और अगर आपको इस जो हमने टैक्स वसूल रहे हैं या जो भी बिल आया है, अगर उससे आपको लगता है कि ये गलत तरीके से बिल आ गया है, गलत बिल आया है, तो उसके अंदर सारी डिटेल दी जाती है कि आप अगर ये गलत बिल है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये हमारा अपील अधिकारी है, 30 दिन का टाइम है आपके पास। तो ये सारी डिटेल इसके अंदर दे दी जाती है, किसमें? बिल के अंतर वस्तु के अंदर। तो ये हमारा धारा नंबर 129
9। तो क्या क्या लिखा होता है 129 के तहत बिल के अंदर? तो बिल के अंदर एक तो टाइम पीरियड लिखा होता है, एक राशि लिखी होती है, किस चीज़ पर टैक्स है उस वो लिखा होता है, और अगर टाइम पे बिल नहीं दोगे तो आप डिफॉल्टर घोषित कर दिए जाओगे, तो वो सारी डिटेल दी जाती है। और अगर आपको बिल से समस्या है कोई भी तो आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हो 30 दिन के भीतर 25% राशि जमा करके। तो ये सारा 129 के अंदर आता है। ठीक है, फटाफट क्विक रिवीजन कर ले एक बार हमारा आज का। ओके, चलो देखो, धारा 120 पढ़ा अपन ने। ये क्या था? कर मूलतः किससे उद्घाटित किया जाएगा? तो अगर भवन भूमि का मालिक अगर वहाँ पे मौजूद है तो उससे वसूल किया जाएगा डायरेक्ट। अगर उसने किसी को लीज पट्टे पे दे रखा है तो पट्टाकर्ता देगा। अगर लीज वाले ने किसी और को सब लीज पर दिया हुआ तो वो खुद यानी जो वरिष्ठ उपकर्ता होता है वही देता है क्या? पेमेंट। यदि संपत्ति लीज पर दी हुई नहीं है तो जो लीज पर देने का अधिकारी होता है उससे, यानी जो ट्रस्टी है या पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके पास है या फिर जो मालिक है उनसे वो वसूल किया जाता है। अगर मान लो जिसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है वो टैक्स नहीं देता है तो जो उस टाइम उस जगह को या उस बिल्डिंग को यूज कर रहा है तो उससे टैक्स वसूल लिया जाता है, और अगली बार जब भी उसको किराया देना होता है तो उसमें से उसको डिडक्ट करके काम हो जाता है। फिर बात करते हैं धारा 121। टैक्स लगाने से संबंधित कोई भी अपील है या टैक्स निर्धारण से संबंधित है, टैक्स में कोई भी चेंज करने से या मांग का नोटिस को लेकर कोई भी अपील करनी है तो वो अपील कैसे की जाएगी? तो नगर पालिका नगर परिषद के अंदर तो क्षेत्रीय उपनिदेशक को, नगर निगम के अंदर कमिश्नर को करी जाती है, जबकि 2017 से पहले ये दोनों ही तीनों जगह जिला कलेक्टर को की जाती थी। ठीक है, फिर आ जाते हैं धारा नंबर 122। ये क्या है? तो परिसीमा एवं दावाकर्ता कर का पूर्व निक्षेप। सिंपल बात ये है, अगर आपको अपील करनी है तो 30 दिन पहले कोई भी गड़बड़ होती है उसके 30 दिन बाद तक आप अपील कर सकते हैं, और जितने रुपए की गड़बड़ आपको लग रही है उस जितने रुपए की, मान लो 1 लाख की है, 10,000 की है, तो उसका 25% राशि आपको जमा करानी होती है एज ए जमानत। ठीक है, कहाँ पे? नगर पालिका कार्यालय में जमा करानी होती है। फिर आते हैं धारा नंबर 123। ये क्या है? खर्च। खर्च से संबंधित है कि अपील, मान लो आपने अपील की और आपकी अपील सही निकली और आप जीत जाते हो मामला, तो उस कंडीशन में जो अपील अधिकारी होता है वो आपको अपील का पूरा खर्चा दिलवाएगा। ठीक है, वो पूरा दिलवाएगा, आधा दिलवाएगा, उसके विवेक पर है, कितना दिलवाएगा वो तो उसके विवेक पर है, लेकिन दिलवाने का अधिकारी अपील अधिकारी होता है। और ये कहाँ से दिलवाएगा? तो नगर पालिका निधि से दिलवाता है, और 30 दिन के अंदर आपको पेमेंट मिलता है। अगर 30 दिन के अंदर आपको पेमेंट नहीं मिलता है तो अपील अधिकारी एक ऑर्डर निकालता है, और नगर पालिका निधि को जो भी संभाल के रखता है, अभिरक्षक होता है उसको बोलता है, और वो उससे फटाफट आपको पेमेंट कर देगा। ठीक है, फिर आता है 124। ये क्या है? तो अगर मान लो आपने अपील की और अपील अधिकारी ने भी आपके खिलाफ फैसला दे दिया, तो उसके बाद ऐसे नहीं कि आप कोर्ट में चले जाओगे, आपको कोर्ट में जाने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। आप क्या कर सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा एक बार एप्लीकेशन दे सकते हो अपील अधिकारी को कि भाई एक बार वापस चेक कर लो, आपसे गलती हो सकती है। और अब अगर अपील अधिकारी को लगता है खुद को भी कि यार हाँ मुझसे कोई गलती हो सकती है, तो दोबारा रीचेक कर सकता है, यानी खुद के फैसले को दोबारा रिव्यू कर सकता है। इतना अधिकारी उसके पास होता है। और वो कितने दिन के अंदर करेगा? तो 3 माह के भीतर उसे ये काम करना होता है। ठीक है, फिर आ जाता है व्यावर्तियाँ। कौन से में? धारा नंबर 125 के अंदर। इसमें 2 बात बताई गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट से जो टैक्स लिया जा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस संपत्ति के मालिक हो गए हो। टैक्स, क्योंकि टैक्स कोई भी दे सकता है, लीज लेने वाला व्यक्ति भी टैक्स दे सकता है। इसका मतलब ये थोड़ी जिसने लीज पे ले रखा है वो उसका स्वामी हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, और या फिर छोटी मोटी कोई गड़बड़ हो जाती है, लेखन संबंधी कोई गड़बड़ हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो टैक्स वसूल किया जा रहा है वो अविधिमान्य हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। फिर आ जाता है 126 धारा 126। ये क्या कहती है? दायित्व प्रकट करने की बाध्यता। सिंपल बात ये है कि जो नगर पालिका है या सीएमओ साहब है या कर निर्धारक है, वो क्या करता है, जो नगर पालिका के अंदर निवासी रहते हैं उनको बोलता है कि भाई आप हमें कुछ सूचनाएं लिखित में दोगे। कौन कौन सी? कि भाई आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, आपके ऊपर कौन कौन से टैक्स लगे हुए हैं और कितनी रकम के टैक्स लगे हुए हैं, ये सारी डिटेल आपको देनी होती है। अगर आप गलत देते हो या नहीं देते हो तो उस कंडीशन में आपके ऊपर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम धारा नंबर 127 में। इसमें क्या है? तो कर वसूल कौन करेगा? सीएमओ साहब करेंगे। कौन करेगा? सीएमओ साहब या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। ठीक है, 128 पे आ जाते हैं। ये क्या है कि टैक्स से रिलेटेड बिल है वो कैसे पेश किए जाएंगे या पेश करने का तरीका क्या रहेगा? तो कुछ नहीं है, एक्ट के तहत जहाँ जहाँ पे भी टैक्स लेना है उनके बिल बनाए जाएंगे, बिल बना के उनको सौंप दिए जाएंगे। ठीक है, या फिर कहीं से नगर पालिका को रेंट मिल रहा है किसी चीज़ का तो उसके लिए भी वो बिल पेश करता है। दोनों चीज़ इसमें, टैक्स वाली भी और रेंट वाली भी, दोनों याद रखनी है। ठीक है, 129 लास्ट। ये क्या है? तो बिल की अंतर्वस्तु की बात की गई है कि बिल के अंदर क्या क्या होगा, टाइम पीरियड दिया होगा, कितने टाइम के लिए टैक्स लिया जा रहा है या रेंट लिया जा रहा है, और रकम कितनी है वो बताई जाएगी, किस चीज़ पर टैक्स लगाया जा रहा है वो बताया जाएगा। अगर डिफॉल्टर वो पेमेंट घोषित किए जाते हो तो उस कंडीशन में आपके साथ क्या क्या किया जा सकता है, और अगर आपको इस संबंधित कोई भी गड़बड़ लग रही है और आपको अपील करनी है तो अपील से संबंधित सारी डिटेल यहाँ इसके अंदर दी जाती है, जो जाती है धारा नंबर 129। ठीक है, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं और आशा करते हैं कि हम काफ़ी लेट मैंने क्लास डाली है,
थोड़ा माफ़ कर देंगे मुझे इस चीज़ को लेके। और आपकी अब क्लासेस में रेगुलर रखने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। देखो थोड़ा बर्डन मेरे पास भी है, और होता ही है, देखो एक जॉब है, जॉब के साथ फिर फैमिली भी है, सब चीज़ों को देखना होता है। अभी बीच में एक महीने पूरा गायब हो गया हूँ। और मेरा साथी है जो प्रवीण जी हैं, वो भी अभी SIR में लगे हैं, उनकी ड्यूटी लगा दी गई है, तो वो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ एक नए साथी जुड़े हैं, वो आपको टाइमली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आशा करते हैं आपकी उनकी करंट अफेयर्स पसंद आ रही होंगी, और उन्हें भी सपोर्ट दिखाएं अपना, और प्यार दें, और आपको धीरे धीरे सब कुछ बहुत अच्छा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देखो हर चीज़ की शुरुआत करना बहुत बड़ी बात होती है, उसे कंटिन्यू करना और बड़ी बात हो जाती है। तो वही है, हम कंटिन्यू रखेंगे, और जो भी होगा आपको इस एग्ज़ाम के लिए पूरा प्रिपेयर ज़रूर कर देंगे। तो इसी आशा के साथ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे आगे तक, और इस क्लास को विराम देता हूँ। धन्यवाद।